हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेंसिल क्लासेस। सो आज एक नए सीरीज की शुरुआत करते हैं जिसमें हम बात करेंगे मैकेनिक्स की। मैकेनिक्स में भी हम क्लासिकल मैकेनिक्स की बात नहीं करेंगे, सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी और क्वांटम मैकेनिक्स की बात करेंगे। जो भी बुक यूज करने वाले हैं उसका नाम होगा डेविड जी ग्रिफिथ्स। क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए मैं आपको एक चैनल रिकमेंडेड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, आप वहां जाकर पढ़ सकते हैं। सो बेसिकली मैकेनिक्स की अगर मैं बात करूं तो मैकेनिक्स का एक प्रॉपर डेफिनेशन हम क्या दे सकते हैं कि व्हाट इज मैकेनिक्स। सो मैकेनिक्स का एक हम प्रॉपर डेफिनेशन ये दे सकते हैं कि मैकेनिक्स is an area of physics, mathematics, and physics which is concerned with study the relationship between forces, between matter, between motion एंड मोशन। ओके, सो हम बेसिकली इसमें मैकेनिक्स में जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि फोर्स, मैटर, मोशन और डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल ऑब्जेक्ट्स के बीच में किस तरीके से रिलेशनशिप बना सके और किस तरीके से उसको स्टडी कर सके मैथमेटिक्स को यूज करके। इसी चीज को हम कहते हैं कि इसी ब्रांच को हम कहते हैं मैकेनिक्स। अच्छा, मैकेनिक्स को फर्दर हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहला आता है हमारे पास क्लासिकल मैकेनिक्स, जो इंडिपेंडेंटली न्यूटन और लेग्रेंजियन वगैरह लोगों के साथ डेवलप किया गया था। फिर आता है हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स, जो बोर्स, हाइजेनबर्ग और स्क्रोडिंगर ने मिलकर डेवलप किया था। और फिर आता है हमारे पास स्पेशल रिलेटिविटी, जो आइंस्टीन ने डेवलप किया था। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में बेसिकली हम बात करते हैं कि जो न्यूटन वगैरह से रिलेटेड, क्वांटम मैकेनिक्स में हर चीज को हम क्वांटम लेवल पे देखने के लिए ट्राई करते हैं, और स्पेशल रिलेटिविटी में हर चीज जो आइंस्टीन ने डेवलप किया था। और हम हो सकता है तो मे भी बात करें जनरल रिलेटिविटी के, लेकिन वो पॉसिबिलिटी है, डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। अच्छा, अगर इन सब का नॉलेज अगर हमारे पास प्रॉपर हो जाता है तो हम एक और चीज के बारे में स्टडी करेंगे, जो है क्वांटम फील्ड थ्योरी। ये काफी काफी मतलब इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और इसके नॉलेज, इससे पढ़ने के लिए हमें एटलीस्ट बेसिक्स क्लियर होने चाहिए क्वांटम मैकेनिक्स की और स्पेशल रिलेटिविटी की। जनरल रिलेटिविटी जरूरत नहीं है, लेकिन स्पेशल रिलेटिविटी का तो नॉलेज होना ही होना चाहिए। क्वांटम मैकेनिक्स को बेसिकली डायरेक्ट पॉली, फाइमन और स्क्रोडिंगर वगैरह मिलके डेवलप किया था, और अभी भी क्वांटम फील्ड थ्योरी पे अभी भी काम चल ही रहा है। क्वांटम मैकेनिक्स और क्वांटम फील्ड थ्योरी ये दो डिफरेंट सब्जेक्ट हैं, और क्वांटम फील्ड थ्योरी काफी इंटरेस्टिंग है। ये हमें यूनिवर्स को देखने के लिए एक नया पर्सपेक्टिव देता है। क्वांटम मैकेनिक्स तो फिर भी आसान है, लेकिन क्वांटम फील्ड थ्योरी के लिए हमें प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए मैथमेटिक्स, स्पेशल रिलेटिविटी के मैथमेटिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स मैकेनिक्स के सारे मैथमेटिक्स का हमें एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए। अच्छा, अगर हम बात करें कि हमारे यूनिवर्स में कितने काइंड के फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं, तो बेसिकली चार काइंड के फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं। स्ट्रॉन्ग फोर्स, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और फिर वीक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, अब आप पूछेंगे कि हमने तो और भी फोर्सेस का नाम सुन रखा है, नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, केमिकल फोर्स, और भी डिफरेंट डिफरेंट काइंड के फोर्सेस। तो वो सारे फोर्सेस को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इन्हीं चार फोर्सेस की बदौलत। अगर हमें इन चार फोर्सेस का प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है तो यूनिवर्स में कोई सा भी फोर्स को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। अच्छा, तो फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल फोर्स ये सब क्या है? तो बेसिकली हम बात करें फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में, तो नॉर्मल फोर्स क्या है? जैसे कि हम अर्थ पे मान लीजिए खड़े हैं, तो हम अर्थ के अंदर तो नहीं गिर जाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि सारे एटम अलग अलग हो जाए और हम अर्थ के नीचे गिर जाए, ऐसा नहीं होता है। हम अर्थ पे खड़े रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जितना हमारा वेट होता है, हमारे वेट की वजह से हमें अर्थ के नीचे गिरना चाहिए ना, लेकिन हम नहीं गिरते। क्यों नहीं गिरते हैं? क्योंकि जितना हमारा वेट होता है उसे बैलेंस करने के लिए अर्थ भी एक नॉर्मल फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करता है, जिसकी वजह से हम स्टेबल रह पाते हैं, अर्थ के नीचे नहीं जाते। ऑलराइट, सो और बात करें हम फ्रिक्शनल फोर्स की क्या है, केमिकल नॉर्मल फोर्स क्या है, तो अगर आप काफी अच्छी किताबें पढ़ेंगे जैसे कि रेसनिक हेलिडे, तो उसमें आपको मिलेगा ये चीज कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है और नॉर्मल फोर्स है, ये दोनों कांटेक्ट फोर्सेस के कंपोनेंट होते हैं। ये दोनों किसके कंपोनेंट होते हैं? कांटेक्ट फोर्सेस की। रेसनिक हेलिडे ने तो इसको क्लियरली मेंशन कर रखा है, और रेसनिक हेलिडे का सेम वर्ड उठा करके एच सी वर्मा ने भी अपने बुक में ये चीज लिख रखा है कि
कांटेक्ट फोर्स जो होता है, जैसे कि ये अर्थ है, अर्थ पे कोई भी चीज कांटेक्ट में होगा अगर अर्थ की, तो अर्थ कांटेक्ट फोर्स उस चीज पे अप्लाई करेगा। और ये कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स, इसके दो कंपोनेंट होंगे। नॉर्मल डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स जो कंपोनेंट होगा उसे हम नॉर्मल फोर्स कहते हैं, और जो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा उसे हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। और ये सब नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, केमिकल फोर्स, ये सब के सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के ही पार्ट है कहीं ना कहीं, ये सब चीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि वो जो चार फोर्सेस हमने फंडामेंटली बात किया था कि स्ट्रॉन्ग फोर्स, वीक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, वो क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट स्ट्रॉन्ग फोर्स जो होता है वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है कि एटम में प्रोटॉन को होल्ड करने के लिए। अच्छा, अब ये बहुत अब स्ट्रिक्ट चीज है, इसका मतलब क्या हुआ, प्रोटॉन को एटम में होल्ड करने के लिए हमें एक नए फोर्स की जरूरत क्यों, तो जरूरत है। अब बचपन में आपने पढ़ रखा होगा 19th ग्रेड में कि अगर दो सेम काइंड के चार्जेस होते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और दो दो डिफरेंट काइंड के चार्जेस होते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन एक एटम के अंदर तो न्यूट्रॉन होता, सिर्फ प्रोटॉन होता है, हालांकि न्यूट्रॉन भी होता है लेकिन वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, वो उससे उसे तो कोई फोर्स से मतलब है ही नहीं, उसको आप उठा के यहाँ रख दीजिए या इलाहाबाद रख दीजिए, कहीं भी रख दीजिए, वो तो वहां पड़ा रहेगा। लेकिन दिक्कत है प्रोटॉन से, क्योंकि प्रोटॉन सारे पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और ये प्रोटॉन एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। अब ये जो फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी वजह से तो सारे प्रोटॉन को दूर दूर हो जाना चाहिए, तो इसके हिसाब से तो एटम को एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। लेकिन एटम एग्जिस्ट करता है क्योंकि हम एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि ये यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है, क्योंकि अर्थ एग्जिस्ट करता है, तो एटम तो एग्जिस्ट करता है। तो फिर हमने बाद में ये रियलाइज किया कि हमें एक और फोर्सेस की जरूरत है जो इन सारे न्यूट्रॉन को, जो इस सारे प्रोटॉन मिलके जो कूलम्ब फोर्स लगा रहे हैं उसको काउंटर करने के लिए एक फोर्स होगा जिसका नाम होगा स्ट्रॉन्ग फोर्स। अच्छा, ये स्ट्रॉन्ग फोर्स हम डेली टू डेली लाइफ में नहीं देखते हैं। क्यों नहीं देखते हैं? क्योंकि ये जो स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है वो जनरली न्यूक्लियस के अंदर ही अप्लाई होता है, तो न्यूक्लियस से बाहर ये एग्जिस्ट नहीं करता, इसका ये शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। अच्छा, फिर हम बात करते हैं कि वीक फोर्स क्या है। वीक फोर्स जो होता है ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है रेडियो एक्टिव डीके के लिए। अब ये रेडियो एक्टिव डीके क्या है, बेसिकली जब एटम न्यूक्लियस बड़े होते हैं ना, तो वो डॉटर न्यूक्लियाई में टूट जाते हैं, छोटे छोटे न्यूक्लियाई में टूट जाते हैं, और इसी फेनोमेना को हम लोग रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। तो रेडियो एक्टिविटी को एक्सप्लेन करने के लिए जिस फोर्स को हमें के लिए हमें जो जिस फोर्स का जरूरत है वो फोर्स है वीक फोर्स। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स को क्लासिकली जब डेवलप किया गया तो न्यूटन ने अपने बेसिस पे डेवलप किया, और उन्होंने बोला कि मास होता है, और मास से रिलेटेड उन्होंने एक फॉर्मूला दिया कि G m1m2/r², और उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है। लेकिन उन्होंने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो बेसिकली डेवलप क्यों होता है। उन्होंने कह दिया कि मास की वजह से होता है। फिर आपके माइंड में तो ये भी क्वेश्चन आना चाहिए कि मास क्या है ना। तो ये सब चीजें हम क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं कि मास क्या है, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में आज तक हमारे पास ग्रेविटी का एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। अच्छा, फिर ये जो चीजें न्यूटन के सक्सेसर जिन्हें माना जाता है आइंस्टीन को फिजिक्स में, तो आइंस्टीन ने एक नए फिजिक्स का डेवलप किया वो खुद के बेसिस पे, जिसका नाम रखा उन्होंने रिलेटिविस्टिक थ्योरी। क्या नाम रखा? रिलेटिविस्टिक थ्योरी। और दो टाइप के रिलेटिविस्टिक थ्योरी डेवलप किया उन्होंने। सबसे पहले स्पेशल रिलेटिविटी, और फिर 10 साल बाद उन्होंने डेवलप किया जनरल रिलेटिविटी, जो ग्रेविटी को एक्सप्लेन करता है। अच्छा, तो हम जनरल रिलेटिविटी के बारे में तो हो सकता है कि बात करें, लेकिन स्पेशल रिलेटिविटी के बारे में काफी अच्छे से बात करेंगे, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में आज तक हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स का एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ना होने का कारण ये है कि हर फोर्सेस के लिए, अलग अलग फोर्सेस के लिए हमें अलग अलग पार्टिकल्स पता है। जैसे कि हमें ये पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो लगता है वो फोटोन की वजह से लगता है। किसी वीडियो में अगर आप जिस वीडियो में मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पढ़ाऊंगा उस वीडियो में मैं आपको ये प्रॉपर एक इनसाइड डेप्थ दूंगा, डेप्थ अंडरस्टैंडिंग दूंगा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है वो कैसे लगता है। लेकिन अभी हम बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे लगता है क्वांटम लेवल पे, वो हमारे पास अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं। और वो अंडरस्टैंडिंग
तो फिर भी हम बना ले, लेकिन उसके लिए हमें एक पार्टिकल चाहिए और वो पार्टिकल का नाम तो हमने रख दिया कि वो पार्टिकल ग्रेविटॉन हो। लेकिन इस ग्रेविटॉन को अभी तक हम फिजिकली किसी भी एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व हमने आज नहीं किया है। लेकिन हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। होपफुली हम आज से 40-50 साल बाद ग्रेविटॉन्स या फिर इससे रिलेटेड कुछ और भी चीज़ों को डेवलप कर पाएँ। तो आज का वीडियो बस ये इंट्रोडक्शन वीडियो था। होपफुली आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। आगे हम जो नेक्स्ट वीडियो से बात करेंगे वो प्रॉपर हम शिफ्ट हो जाएँगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के ऊपर और फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में जो-जो कॉन्सेप्ट्स का रिक्वायरमेंट होगा हम पहले वो डेवलप करेंगे, फिर पूरा थ्योरी डिस्कस करेंगे और फिर हम शिफ्ट हो जाएँगे क्वांटम मैकेनिक्स और क्वांटम फील्ड थ्योरी के ऊपर। तो थैंक यू।